हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 रसायन का भाग 1 अध्याय है आपका एकक 5। देखें आप, एकक 5 द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस एकक के अध्ययन के बाद आप जो है द्रव्य की अवस्थाओं के अस्तित्व को कणों के मध्य अंतराणुक बलों तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परस्पर संतुलन के आधार पर समझ सकेंगे। ठीक है, तो जब यह चैप्टर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यह समझाया जाएगा कि जो कण हैं उनका जो अस्तित्व है वह उनके बीच लगने वाले अंतराणुक बल और ऊष्मीय ऊर्जा के संतुलन के कारण होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की व्याख्या जो है इस चैप्टर में की जाएगी। तत्पश्चात जो है आदर्श गैसों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम की व्याख्या की जाएगी। तत्पश्चात वास्तविक जीवन के विभिन्न परिस्थिति में गैस नियम का यूज जो है आप कर सकेंगे, उन नियम को जान सकेंगे। गैसों के द्रवीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों की व्याख्या कर सकेंगे। गैसीय तथा द्रव अवस्था में निरंतरता को महसूस कर सकेंगे। गैस अवस्था और वाष्प अवस्था में अंतर कर सकेंगे और लास्ट में जो है अंतराणुक आकर्षण के आधार पर द्रव के गुणों को स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक की चर्चा जो है इस चैप्टर में की जाएगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। तो आप देखें ध्यान से, वैज्ञानिक ने अपनी बातें को यहाँ पर व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कहा है, गिरते हैं मखमली हिमकण, गिरते हैं मखमली हिमकण, धरती माँ की गोद में रह नहीं पाते वहाँ अधिक देर। सूर्य आकर उन्हें वाष्प और पहाड़ी ढलानों पर बहते झरनों को लौटा देता है। रोड ओ कोनोर, यह कथन जो है रोड ओ कोनोर का है। इन्होंने द्रव्य की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में शब्दों के रूप में व्यक्त किया है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि गिरते हैं मखमली हिमकण। ठीक है, जो आकाश से आपकी बर्फ गिर रहे हैं, हिमकण गिर रहे हैं। ठीक है, वह जब ज़मीन पर गिरते हैं तो बर्फ़ चारों तरफ जम जाता है, लेकिन अधिक देर तक नहीं टिक पाते हैं। जब उन बर्फ़ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उनकी गर्मी पड़ती है, तो वह धीरे धीरे पिघल जाते हैं। ठीक है, पिघल जाते हैं, कुछ वाष्प बन जाते हैं और कुछ लिक्विड्स बन के झरनों में मिल जाते हैं। ठीक है, बहने लगते हैं और फिर झरनों में मिल जाते हैं। ठीक है, यह बातें उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त की है। गिरते हैं मखमली हिमकण, धरती माँ की गोद में रह नहीं पाते वहाँ अधिक देर। सूर्य आकर उन्हें वाष्प और पहाड़ी ढलानों पर बहते झरनों को लौटा देता है। रोडो कोनोर। ठीक है, तो यह जो विचार है उनका द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में विचार है। प्रकृति की सुंदरता की व्याख्या उन्होंने एक शब्द में व्याख्या किया है, गद्य के रूप में इसको आपको समझाया है। ठीक है, लाजवाब यह सेंटेंस है। आइए देखते हैं आगे। परिचय। इससे पूर्व के अध्यायों में, ठीक है, इससे पहले जो आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, हमने द्रव्य के एक कण से संबंधित गुणों जैसे परमाणविक अमाप, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व, आणविक आकार, ध्रुवता आदि का अध्ययन किया है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर्स में हमने द्रव्य के एक कण से संबंधित गुण, द्रव्य के कण से संबंधित गुण जो हैं उनका अध्ययन हमने किया है, जिसमें आपने परमाणविक साइज के बारे में बात की, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व के बारे में, आणविक आकार, ध्रुवता, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमने पिछले चैप्टर में किया है। रासायनिक तंत्रों के अधिकांश प्रेक्षित गुणधर्म, रासायनिक तंत्रों के अधिकांश जो प्रेक्षित गुणधर्म हैं जिनसे हम परिचित हैं,
द्रव्य के स्थूल गुणों को निरूपित करते हैं। रासायनिक तंत्र के अधिकांश परीक्षित गुणधर्म जिनसे हम परिचित हैं द्रव्य के स्थूल गुणों को निरूपित करते हैं, अर्थात वे गुणधर्म जो बड़ी संख्या में एकत्रित अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह से संबंधित होते हैं। ठीक है, वे गुणधर्म जो बड़ी संख्या में एकत्रित अणुओं, परमाणुओं और आयनों से संबंधित होते हैं। जैसे द्रव का सिर्फ एक अणु नहीं, द्रव जो है वह सिर्फ एक अणु नहीं अपितु उनका समूह उबलता है। द्रव का सिर्फ एक अणु नहीं बल्कि उनका समूह उबलता है। गीला करने का गुण जो है जल के अणुओं के समूह का होता है, एक अणु का नहीं। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी गुण जो है दिखाई देता है वह ग्रुप का होता है, समूह का होता है, न कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का होता है, न कि एक अकेले अणु का होता है। ठीक है, जल बर्फ के रूप में जो एक ठोस है, द्रव अवस्था में तथा वाष्प अवस्था में भाप के रूप में गैसीय अवस्था में अस्तित्व रखता है। द्रव जो है, जल जो है वह अगर बर्फ के रूप में है तब वह किस रूप में है? ठोस रूप में है। अगर द्रव अवस्था में तथा वाष्प अथवा भाप के रूप में है तब वह किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था में है तो द्रव अवस्था में होगा, वाष्प अथवा भाप के रूप में है तो गैसीय अवस्था में होगा। बर्फ, जल तथा वाष्प में भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में जल का रासायनिक संगठन H2O ही रहता है, वह चेंज नहीं होता है। उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जल के तीनों अवस्थाओं के गुणधर्म जल के अणुओं की ऊर्जा तथा उनके समूह में एकत्र होने के प्रकार पर निर्भर करता है। जल के तीनों अवस्थाओं का गुणधर्म जो है वह जल के अणुओं की ऊर्जा और उनके समूह में इकट्ठा होने के प्रकार पर निर्भर करता है। यह अन्य पदार्थों के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो परिचय में आपने देखा कि द्रव्य के एक कण से संबंधित गुण जिसके बारे में हमने पीछे बताया, जैसे परमाणुविक आमाप, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व, आणविक आकार, ध्रुवता, इन सब चीज़ों का आपने अध्ययन कर लिया है। रासायनिक तंत्रों के अधिकांश परीक्षित गुणधर्म हैं जिनमें हम परिचित हैं, द्रव्य के स्थूल गुणों को निरूपित करते हैं। रासायनिक तंत्रों के अधिकांश परीक्षित गुणधर्म हैं जिनसे हम परिचित हैं, वे द्रव्य के स्थूल गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात वे गुणधर्म जो बड़ी संख्या में एकत्रित अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह से संबंधित होते हैं। जैसे द्रव का सिर्फ एक अणु नहीं बल्कि उनका समूह उबलता है। गीला करने का गुण जल के अणुओं के समूह का होता है, एक अणु का नहीं। जल बर्फ के रूप में जो एक ठोस है, लिक्विड अवस्था में है, द्रव रूप में है तो द्रव अवस्था में है, तथा वाष्प अथवा भाप के रूप में है तो गैसीय अवस्था में अस्तित्व रखता है। बर्फ, जल तथा वाष्प में भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। बर्फ, जल तथा वाष्प में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में जल का रासायनिक संगठन H2O ही होता है, वह नहीं बदलता है। जल के तीनों अवस्थाओं के गुणधर्म जल के अणुओं की ऊर्जा तथा उनके समूह में एकत्र होने के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, यह जल की जो तीनों अवस्थाएं हैं, जल की तीनों अवस्थाओं के गुणधर्म जल के अणुओं की ऊर्जा और उनके समूह में इकट्ठा होने के प्रकार पर निर्भर करता है। यह अन्य पदार्थों के लिए भी सत्य है। ठीक है, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म जो हैं
किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होती है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वह भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, कभी कभी प्रयोगों के आंकड़ों की गणना करते समय द्रव्य की अवस्था के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कभी कभी जो है आप प्रयोग के आंकड़े गणना कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको द्रव्य की अवस्था का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अतः पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम को जानना एक रसायनज्ञ के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन नियम है, यह सब चीज़ें जो हैं एक रसायनज्ञ के लिए जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उनकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। कभी कभी प्रयोगों के आंकड़ों की गणना करते समय द्रव्य की अवस्था का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, अतः पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम को जानना एक रसायनज्ञ के लिए आवश्यक होता है। इस अध्याय में, इस चैप्टर में, इस एकक में हम द्रव्य की इन 3 भौतिक अवस्थाओं, विशेषतः द्रव तथा गैसीय अवस्था के बारे में अधिक सीखेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में आपको द्रव्य के 3 भौतिक अवस्थाओं, मुख्य रूप से द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बारे में अधिक चर्चा की जाएगी, अधिक उसके बारे में बताई जाएगी। अंतरा आणविक बलों की प्रकृति, आणविक अन्योन्य क्रिया और कणों की गति पर ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को प्रारंभ में समझना आवश्यक है। ठीक है, अंतरा आणविक बलों की प्रकृति, आणविक अन्योन्य क्रिया और कणों की गति पर ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को प्रारंभ में समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके बीच संतुलन ही पदार्थ की अवस्था निर्धारित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अंतरा आणविक बलों को ही इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो है अगली हेडिंग जो है शुरुआत होगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पहला हेडिंग अंतरा आणविक बल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स।